हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल सिलेक्शन पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम आमेर के राजवंश से संबंधित जो महत्वपूर्ण शासक हुए हैं उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है। और उन शासकों के द्वारा इतिहास में, राजनीति में और संस्कृति में क्षेत्र में जो जो कार्य किए हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा आमेर के राजवंश के जो प्रारंभिक शासक थे उनकी उत्पत्ति के मूल कारण उन पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, और इस क्लास को हम शुरू करने से पहले आपको बता देता हूं कि जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने चौहान वंश, जिसमें हमने अजमेर, रणथंभौर और जालौर के चौहान वंश से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर थे उन पर चर्चा की थी। और उन प्रश्नों के माध्यम से हमने जो अजमेर के चौहान, रणथंभौर के चौहान और जालौर के चौहान वंश से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें थी उन पर चर्चा भी की थी उन प्रश्नों के माध्यम से। ठीक है। अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए हो तो आप सभी का स्वागत है, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी जो भी नई अपडेट हो, वीडियो हो, वो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए। इसके अलावा हमारे जो टेलीग्राम चैनल है जिस पे इन क्लासों की PDF अपलोड कर दी जाती है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है YouTube चैनल के, तो वहाँ से आप उसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। ठीक है। तो जो हमारी क्लास है उनका जो आधार है कि किन पुस्तकों से बनाई जा रही है ये क्लास है, तो उसमें है एक तो है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, कक्षा 12 का है, 2010 का मॉडल है। इसके अलावा राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति कक्षा 10 और भारत का इतिहास कक्षा 12, इन तीनों किताबों से ही बने हुए हैं। इसके अलावा 6ठी, 7वीं, 8वीं की किताबें जिनमें इन राजवंशों से संबंधित अगर कोई बात लिखी गई है वो भी हमने हमारे नोट्सों में शामिल की है। और आज की क्लास में आपको कुछ चेंज भी मिलेगा, वो ये है कि अब तक तो हमने सिर्फ हस्तलिखित नोट्सों के माध्यम से अध्ययन किया था, परंतु अब हमने टाइप किए हुए नोट्सों के माध्यम से पढ़ेंगे ताकि शब्द आसानी से आपको समझ में आ जाए। ठीक है। तो चलिए हम हमारी क्लास को प्रारंभ करते हैं। ठीक है। आमेर के कछवाए राजवंश। ठीक है। सबसे पहले इनकी उत्पत्ति के बारे में जानकारी पढ़ते हैं। ठीक है। ये राजस्थान की हिस्ट्री की क्लास है जो मुकेश थोरी सर के द्वारा ली जा रही है। ठीक है। जो वर्तमान में 2nd ग्रेड टीचर पर पद पर है। ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं उत्पत्ति को लेकर के हम बात करते हैं कछवाए वंश। कछवाए अपनी उत्पत्ति भगवान राम के जो ज्येष्ठ पुत्र थे कुश से मानते हैं। भगवान राम के 2 पुत्र थे, लव और कुश, जिसमें लव छोटा थे और कुश बड़े थे। तो इसी कुश से कछवाए शब्द की उत्पत्ति हुई है। और जो आमेर के कछवाए शासक है वो अपना जो पूर्वज है वो किसे मानते हैं? भगवान श्री राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश को ही मानते हैं। ठीक है। इसके अलावा सूर्यमल मिश्रण जी कहते हैं कि कुरम नामक रघुवंशी शासक की उत्पत्ति होने के कारण कि कुरम नामक रघुवंशी शासक की संतति, सूर्यमल मिश्रण के अनुसार कुरम नामक रघुवंशी शासक की संतति होने के कारण ये कुरम वंशीय कहलाए, और जो वर्तमान में अपभ्रंश होता होता हुआ कछवाए नाम रह गया था। ठीक है। सूर्यमल मिश्रण इन्हें कुरुम वंशी शासक मानते हैं। ठीक है। इसके अलावा प्रारंभ में जो चौहान थे, कछवाए थे, वो चौहानों के सामंत थे। जिस प्रकार हमने चौहान वंशों के बारे में पढ़ा था कि ये प्रतिहारों के सामंत थे, उसी प्रकार कछवाए किसके सामंत थे? प्रारंभ में उन्हीं चौहानों के सामंत थे।
उसके बाद में ढूंढान प्रदेश में, जहाँ पर कछवाए राजवंश की नींव रखी गई थी, दूल्हे राय के द्वारा वहाँ पर कछुआओं को मीणाओं और बड़ गुजरों के संघर्ष का सामना करना भी पड़ा था। ठीक है, का संघर्ष का भी सामना करना पड़ा था, क्योंकि वो मूल रूप से वहाँ पर वह प्रारंभ से ही जो मीणा और बड़ गुजर थे वो वहाँ पर निवास कर रहे थे, और दूल्हे राय ने वहाँ पर आए और उन्होंने इन बड़ गुजरों और मीणाओं को पराजित किया था, और ढूंढान में कछवाए राजवंश की नींव भी डाली थी। ठीक है, और इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो थी दौसा। जो इनकी प्रारंभिक राजधानी थी वो कौन सी थी? दौसा थी। ठीक है, तो इनकी प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? दौसा थी। 1157 में दूल्हे राय ने इन बड़ गुजरों को परास्त करके ढूंढान में एक नवीन राज्य स्थापित किया था, जो कौन सा राज्य था? कछवाए राजवंश का था, और जिनकी प्रारंभिक राजधानी दौसा थी। इसके अलावा दूल्हे राय ने जमुआगढ़ में भी मीणाओं को पराजित किया था, और जमुआ रामगढ़ को अपनी राजधानी भी बनाया था। ये जमुआ रामगढ़ हाल ही में चर्चित रहा है, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान में पहली बार कृत्रिम वर्षा करवाई गई थी। ठीक है, तो दूल्हे राय ने 1157 में कछवाए वंश की नींव रखी थी। ठीक है, और दौसा को अपनी राजधानी बनाई। उसके बाद में उसने मीणाओं को पराजित करके जमुआ रामगढ़ के मीणाओं को पराजित करके जमुआ रामगढ़ को अपनी द्वितीय राजधानी भी बनाई थी। ठीक है, आगे चलते हैं कि 1207 में कोकिल देव, जो कि कछवाए वंश का शासक था, उसने आमेर के जो मीणा थे उनको परास्त किया और आमेर पर अपना अधिकार किया और आमेर को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, ये तो बातें हैं आमेर के कछुआ वंश के बारे में, प्रारंभिक उनकी उत्पत्ति के लेकर के और उनके मूल पुरुष को लेकर के। ठीक है, तो आमेर के चौहानों का मूल पुरुष है दूल्हे राय, जिसने ढूंढान में कछवाए वंश की नींव रखी थी। इसके अलावा उन्होंने जमुआ रामगढ़ को अपनी राजधानी बनाई, और उसके बाद में कोकिल देव आया था 1207 में। उन्होंने आमेर के मीणाओं को पराजित किया और आमेर को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं हम। अगला हमारा जो आमेर का शासक है वो है भारमल। ठीक है, भारमल के बारे में पढ़ने से पहले बता देता हूं कि ये राजपूत का वो प्रथम शासक है जिन्होंने मुगल अधीनता को स्वीकार किया था और अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया था, यानी कि मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए थे। ठीक है, चलिए बात करते हैं। भारमल का जो शासन काल है वो 1547 लेकर के 1573 के मध्य रहा है। 1547 से 1573 के मध्य भारमल मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजपूत शासक था। ठीक है, तो भारमल मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजपूत शासक था। और हमने मारवाड़ में पढ़ा था कि चंद्रसेन वह पहला राजपूत शासक था जिसने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अकबर जनवरी 1562 में जब अजमेर की यात्रा पर आया था, तब भारमल उनसे सांबर में मिला था। सांबर नामक स्थान है ना, जहाँ पर सांबर की खारे पानी की झील है, उस स्थान पर भारमल 1562 में अकबर से मिला था और अपनी पुत्री हरकाबाई, जिसे इतिहास में मरियम उज़मानी के नाम से भी जाना जाता है, का विवाह अकबर से किया गया था। ठीक है, और यह पहला राजपूत मुगल वैवाहिक संबंध था। भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह 1562 में अकबर से किया था, और हरकाबाई इतिहास में मरियम उज़मानी के नाम से भी प्रसिद्ध हुई थी। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं हम। जहांगीर इसी हरकाबाई का पुत्र था। जहांगीर कौन था? इसी हरकाबाई का पुत्र था। ठीक है, उसके बाद में 1562 में भारमल अपने पुत्र भगवान दास और पुत्र मान सिंह सहित अकबर की अधीनता को स्वीकार किया था। ठीक है, तो इसमें भारमल के बारे में ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें दो ही है कि यह पहला राजपूत शासक था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी,
अपने पुत्र और पौत्र सहित। इसके अलावा इसने अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह 1562 में किसके साथ किया था? अकबर के साथ भी किया था। ठीक है। अब इसमें अगर कठिन प्रश्न बन सकता है तो वो ये है कि बारमल अकबर से कहाँ और कब मिला था? कि बारमल अकबर से कहाँ और कब मिला था, ये प्रश्न थोड़ा कठिन बन सकता है। तो बारमल सांबर में मिला था। कहाँ पर मिला था? सांबर में मिला था और जनवरी 1562 में मिला था। ठीक है, सांबर में मिला और जनवरी 1562 में मिला था बारमल अकबर से। ठीक है, ये बातें हैं बारमल के बारे में। बारमल के बाद में उसका पुत्र भगवान दास 1573 में आमेर का शासक बना था। ये अपने पिता बारमल की मृत्यु के बाद में 1573 में आमेर का शासक बना था। ठीक है, तो बारमल की मृत्यु के बाद में उसका पुत्र 1573 में आमेर का शासक बना था। ठीक है, इसने सरनल के युद्ध में वीरता दिखाई थी। ठीक है, ये अकबर के द्वारा लड़ा गया था युद्ध था जिसमें भगवान दास भी शामिल था और इस सरनल के युद्ध में भगवान दास ने अपनी वीरता का परिचय भी दिया था और ये 7 वर्ष तक पंजाब का सूबेदार भी रहा था। कौन है? बारमल। बारमल का पुत्र भगवान दास। भगवान दास पंजाब का सूबेदार भी रहा था और सरनल के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं हम। अगला हमारा पॉइंट है कि 1585 में इन्होंने अपनी पुत्री मानबाई, जो कि मान सिंह की बहन थी, का विवाह जहांगीर के साथ कर दिया। ये राजपूत काल में दूसरा विवाह है जहांगीर के साथ में। इससे पहले हमने जो राठौड़ वंश का क्लासें करवाई थी उसमें मैंने बताया था कि मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री जगत गोसाई, जिनका एक नाम अन्य नाम भी है, जोधाबाई से किया था। जोधाबाई का विवाह जहांगीर के साथ किया था और जिनका पुत्र था खुर्रम, जो इतिहास में शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध हुआ था और जहांगीर के बाद में मुगल शासक भी बना था। ठीक है, उसी प्रकार 1585 में भगवंत दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह, और ये मानबाई मान सिंह की बहन थी, का विवाह भी जहांगीर के साथ कर दिया था। और जहांगीर और मानबाई का पुत्र था कौन है? खुसरो। कौन था? खुसरो। ठीक है, और 1589 में लाहौर में इनकी मृत्यु हो गई थी। किनकी? भगवान दास की 1589 में लाहौर में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो भगवान दास और बारमल के बारे में ज़्यादा बातें नहीं है, केवल कुछ पॉइंट हैं तो आप उन्हें ध्यान में रख लेना कि बारमल वह पहला राजपूत शासक है जिन्होंने मुगल अधीनता स्वीकार की थी। एक बात। दूसरी बात कि उसने अपनी पुत्री मरियम उजमानी, या उनका दूसरा नाम हरकाबाई है, का विवाह अकबर से किया था और उनका पुत्र था जहांगीर। ठीक है, और बारमल अकबर से मिला कहाँ था? जनवरी 1562 में सांबर के किनारे। ठीक है, उसके बाद में भगवंत दास 1573 में शासक बने थे और इन्होंने भी अपनी पुत्री मानबाई का विवाह जहांगीर के साथ कर दिया था, जिनका पुत्र था खुसरो। ठीक है, और 1589 में भगवंत दास की लाहौर में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और जैसे ही भगवंत दास की मृत्यु हुई तो उनके बाद में उनका पुत्र मान सिंह 1589 में शासक बना था, जो 1614 तक शासनकाल में रहा था। ठीक है, अब ये मान सिंह का जो टॉपिक है, पॉइंट है, इसे हम बड़े ही विस्तार से पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न इसी मान सिंह से पूछे जाते हैं। और ये प्रश्न टॉपिक इसलिए भी महत्वपूर्ण है, पॉइंट है, क्योंकि इसमें जो राजपूत मुगल संबंध है उसमें भी मान सिंह का जिक्र किया गया, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड की फर्स्ट पेपर की बात हो चाहे सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर की बात हो, इन दोनों में इस टॉपिक को महत्व से दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले सामान्य बात कि मान सिंह का शासनकाल 1589 से 1614 तक। मान सिंह केवल 12 वर्ष की आयु में ही मुगलों की सेवा में चला गया था। ठीक है, कि मान सिंह केवल 12 वर्ष की आयु में ही मुगलों की सेवा में चला गया था। ठीक है, उसने
अकबर और जहांगीर दो मुगल सम्राटों की सेवा भी की थी। किसने? मान सिंह ने। मान सिंह का जो जन्म है वो 2 दिसंबर 1550 में हुआ था। महाराणा प्रताप का 1541 में हुआ था, चंद्रसेन का 1540 में हुआ था। ठीक है, तो मान सिंह का जन्म हुआ था 2 दिसंबर 1550 में। मान सिंह पृथ्वीराज चौहान से छोटे थे उम्र में। ठीक है, उसके बाद में अगला पॉइंट है कि मान सिंह का अपना जो सर्वप्रथम अभियान किया था अकबर के साथ में, वो रणथंभौर पर किया था। और रणथंभौर पर उस समय सुरजनहाड़ा का आधिपत्य था। कब किया था? 21 दिसंबर 1568 को अकबर के रणथंभौर अभियान में मान सिंह साथ में था और रणथंभौर पर बूंदी के शासक सुरजनहाड़ा का नियंत्रण था, जिसने बाद में अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, ये बातें हो गई मान सिंह का जन्म, मान सिंह का शासनकाल और मान सिंह का प्रथम अभियान। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। जुलाई 1562 में शेर खां फौलादी ने गुजरात में विद्रोह कर दिया था। किसने? शेर खान फौलादी ने। अब इसमें यह बात महत्वपूर्ण नहीं है कि किसने विद्रोह किया था। हाँ, इसमें यह बात महत्वपूर्ण है कि 1572 जुलाई 1572 में गुजरात अभियान के दौरान अकबर के साथ मान सिंह भी शामिल था। 1568 के बाद में ये उसका दूसरा अभियान था। ठीक है, क्योंकि कई बार परीक्षा में इन अभियानों का कालक्रम पूछा जा सकता है, जिस प्रकार अभी रीट वाले पेपर में पूछा गया था। और नहीं तो जैसे हमारे व्यक्तित्व के बारे में प्रश्न आया था कि कपूर चंद कुलीस, जगजीत सिंह, विश्व मोहन भट्ट, और इनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना, इस प्रकार के प्रश्न भी आए थे। तो हो सकता है आरपीएससी में भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि मान सिंह के निम्न अभियानों को क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए। ठीक है, अकबर ने इसके बाद में मान सिंह को डूंगरपुर के शासक आसकरण का दमन करने हेतु भी भेजा था, और जिसमें मान सिंह ने सफलता भी प्राप्त की थी और डूंगरपुर के शासक आसकरण को अपने अधीन भी किया था। ठीक है, अब बात करते हैं कि 1576 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के शासक दाऊद खान ने, ये पहले तीनों एक ही रियासत के शासक दाऊद खान ने मुगलों क्षेत्रों पर आक्रमण कर दिया, और जिस पर में अकबर सेना लेकर गया था, और साथ में कौन था? मान सिंह भी थे। ठीक है, 1580 में काबुल में अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हकीम ने जब विद्रोह किया, अच्छा ये यहाँ से दब गए हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि 1580 में काबुल में अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हकीम ने जब विद्रोह किया, तो 1581 में शाहजादा मुराद के साथ मान सिंह को भी भेजा गया था, और इन दोनों ने मिलकर काबुल पर भी अपना अधिकार कर लिया था। इतिहास में मान सिंह का ना छवि अपना अलग ही व्यक्तित्व रखता है कि हमारे राजपूत काल में इतने महान पराक्रमी शासक हुए हैं कि अगर इन्होंने या इनके जो माता पिता थे वो अगर मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करते, तो ये शासक स्वतंत्र रहने के इच्छा भी रखते थे। ठीक है, और जब मान सिंह और प्रताप सिंह की जैसे शासक एक समय हो, तो मजाल है कि कोई बाहरी सत्ता भारत पर अपना अधिकार स्थापित कर सके। अगर मान सिंह और महाराणा प्रताप एक हो जाते और उधर चंद्रसेन भी एक हो मिल जाता इनके साथ, क्योंकि ये तीनों समकालीन हैं, तो ये भारत की रूपरेखा को ही परिवर्तित कर देते और मुगलों को वहां से खदेड़ भी देते थे। परंतु ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मान सिंह जब 12 वर्ष का था तभी ही मुगलों के अधीन चला गया था, क्योंकि उस उम्र में बच्चे को यह नहीं पता होता कि कौन सही है और कौन गलत है। उसके लिए वही होता है जो उनके लिए माता पिता कहते हैं। ठीक है, तो 1580 में उन्होंने काबुल के में अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हकीम के द्वारा विद्रोह किया गया था। तब शहजादे मुराद के साथ मान सिंह भी गया था और उन्होंने काबुल पर अपना अधिकार भी किया था। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं हम। अगला है
अब देख लो इन अभियानों को किस प्रकार याद रखना है कि मान सिंह ने पहले रणथंभौर, उसके बाद में अकबर के साथ गुजरात गया था, उसके बाद में बंगाल, बिहार और उड़ीसा भी गए थे, और उसके बाद में काबुल पर भी अपना अभियान किया था। और काबुल के बाद में अकबर ने मान सिंह को सिंध का प्रशासक भी नियुक्त किया था। जिस प्रकार इनके पिता को पंजाब का प्रशासक नियुक्त किया गया था, उसी प्रकार अकबर ने मान सिंह को भी सिंध पंजाब का प्रशासक नियुक्त किया था। मान सिंह ने काबुल में रहते हुए रोसानियों के विद्रोह का दमन भी किया था। मान सिंह जब काबुल में रहे थे तो उन्होंने रोशनियों का विद्रोह भी किया था। इसके बाद में 1586 में मान सिंह और टोडरमल ने यूसुफ जाइयों का भी दमन किया था। टोडरमल की एक पद्धति आती है दहसाला पद्धति, जो अकबर काल के राजस्व प्रणाली थी। ठीक है, तो मान सिंह और टोडरमल दोनों ने मिलकर के 1586 में यूसुफ जाइयों का दमन भी किया था। इसी बीच एक लाइन और भी दी हुई थी कि मान सिंह ने हल्दीघाटी का युद्ध अभियान भी किया था, तो उसकी बात मैंने यहाँ पर ऐड नहीं की है, क्योंकि इसके बारे में हमने मेवाड़ के जो राजवंश थे वहाँ पर उसे बहुत अच्छी प्रकार से किया था। ठीक है, 1589 में जब मान सिंह को इस बात का पता चला था कि उनके पिता नहीं रहे हैं, तो वह उस समय कहाँ के सूबेदार थे? बिहार के। अब इस पॉइंट को बहुत मोस्ट मानकर ध्यान में रख लेना कि जब मान सिंह के पिता भगवंत दास का स्वर्गवास हो गया था या मृत्यु हो गई थी, उस समय मान सिंह कहाँ के सूबेदार बने हुए थे? तो बिहार के। कहाँ के? बिहार के। और अकबर ने उन्हें आदेश दिया कि वो जल्द ही आमेर पहुंचे। 1589 में अपने पिता की मृत्यु के पश्चात ही मान सिंह आमेर आए और उनका राज्याभिषेक भी किया गया था। ठीक है, जब मान सिंह का राज्याभिषेक किया गया था तो अकबर के द्वारा इन्हें 5000 की मनसब प्रदान की गई थी। ठीक है, अब मनसब क्या होती है? मनसब एक सैन्य व्यवस्था होती है जिसमें जात और स्वर निश्चित किए जाते हैं। ठीक है, उनकी योग्यता और उनकी पहचान, उनके राजनीतिक महत्व के आधार पर ये जात स्वर निश्चित किए जाते हैं। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं हम। अकबर ने मान सिंह को फर्जंद यानी कि बेटे की उपाधि भी दी थी, और ये मान सिंह अकबर के नवरत्नों में भी शामिल था। ठीक है, और राजा की उपाधि भी दी थी तथा उसे 5000 की मनसब भी प्रदान की थी। अब इस पॉइंट को भी ध्यान में रख लेना, क्योंकि आपको ज़्यादातर यही पता है कि 7000 की मनसब दी गई है मान सिंह को, परंतु जब उसका राज्य अभिषेक हुआ था तब 5000 की मनसब थी। ठीक है, 7000 की मनसब कब हुई थी? बिहार अभियान के दौरान हुई थी, जिसका अगर जिक्र किया गया है, हम वहां से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अकबर के द्वारा मान सिंह के राज्य अभिषेक पर उसे कितने की मनसबदारी दी गई थी? तो 5000 की रहेगी। और ये बात है कक्षा 12 की जो 2010 मॉडल का पुरानी किताब है ना, जिसका प्रिंट मैंने फोटो बैनर में लगा रखी है, उस किताब में ये बात है स्पष्ट रूप से लिखी हुई। अगला हमारा प्रश्न है कि बिहार में ही मान सिंह ने गिदौर के राजा पूर्णमल को हराया था और यहाँ उसे हाथी भी भेंट किया गया था। ठीक है, अब कोई कहते हैं ना कि इन किताबों से प्रश्न नहीं आते हैं, तो यही बता देता हूँ, ये बात प्रश्न आया था अभी जो पिछले जून में जो हुआ था ना आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का पेपर, तो उसके फर्स्ट जीके वाले पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था फर्स्ट पार्ट वाले भाग में कि गिदौर के राजा पूर्णमल कहाँ के शासक थे, इस प्रकार का कुछ प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो यही बात है कि इन किताबों को एकदम कंठस्थ कर लो, और किताबें पढ़ते समय एक बात जरूर ध्यान में रखना है कि जब आपको लगे कि यह पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, तो उस पॉइंट को तो बहुत ही अच्छी प्रकार से पढ़ना है आपको। जिस पॉइंट पर आपका मन कहता है कि ये परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, उस बात को बहुत विशेष रूप से ध्यान में रख करके उस पॉइंट को पढ़ना है, क्योंकि एग्जामिनर जहाँ पर हमारा दिमाग खत्म होता है वहाँ पर उनका शुरू होता है।
ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगी। ठीक है, इसके अलावा पूर्णमल ने अपनी पुत्री का विवाह मान सिंह के भाई के साथ किया था। किसके साथ है? पूर्णमल ने अपनी पुत्री का विवाह मान सिंह के भाई किसके साथ किया था? जगन्नाथ था। ठीक है, इसके बाद में मान सिंह ने गया जिले में अनंत चेरू को भी हराया था। बिहार अभियान है, ये बिहार में उसने सबसे पहले, हाँ उसमें प्रश्न था कि बिहार में सबसे पहला अभियान किस शासक के विरुद्ध किया था? तो वो शासक थे राजा पूर्णमल। ये प्रथम अभियान है बिहार में। उसके बाद में बिहार में उन्होंने गया में अनंत चेरू को हराया था। ठीक है, बिहार अभियान के बाद में 1592 में मान सिंह ने उड़ीसा जीतकर पहली बार उसे मुगल साम्राज्य का अंग भी बनाया था। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि मान सिंह ने, अब उसमें पूछे जा सकते हैं कि बिहार, उड़ीसा और बंगाल, इन सैन्य अभियानों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए कि उनका पहला अभियान कहाँ पे था। तो उनका पहला बिहार, और बिहार में भी सबसे पहले राजा गिदोर के राजा पूर्णमल के विरुद्ध, और दूसरा गया में अनंत चेरू के विरुद्ध। उसके बाद में 1592 में उन्होंने उड़ीसा को जीता और उसे मुगल साम्राज्य में भी शामिल किया। और जो उड़ीसा का जगन्नाथपुरी का जो मंदिर था वो भी उसमें मुगल अधीनता के आ गया था। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं हम। उड़ीसा का जगन्नाथपुरी मंदिर मुगल साम्राज्य के अधीन मान लिया गया और उड़ीसा के राजा रामचंद्र देव ने अधीनता स्वीकार करते हुए अपनी पुत्री अक्षय देवी का विवाह किसके साथ किया था? मान सिंह के साथ। उड़ीसा का तत्कालीन शासक कौन था? जब मान सिंह ने आक्रमण किया था तब रामचंद्र था, और रामचंद्र ने अपनी पुत्री अक्षय देवी का विवाह मान सिंह से किया था। अब इसमें ये इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि उड़ीसा अभियान कब किया और इन अभियानों को क्रम से व्यवस्थित किए जाए, परंतु ये प्रश्न अभी तक नहीं आया है कि उड़ीसा का जब अभियान किया था तो वहाँ का शासक कौन था। तो यहाँ वहाँ का शासक था रामचंद्र देव। ठीक है, एक बात हटके बता देता हूँ कि राय सिंह के बारे में पूछे जाते हैं उनके विभिन्न अभियान, तो उसमें आप एक बात याद रखना, बंगाल अभियान में वो शामिल नहीं थे। राय सिंह का एक अभियान बंगाल में नहीं था। ठीक है, बाकियों में उनके अभियान हैं। अगली बात, इसके अलावा मेवाड़ अभियान में भी वो शामिल नहीं थे। ठीक है, राय सिंह। अगली बात, 1594 में अकबर के बुलाने पर मान सिंह लाहौर दरबार में भी उपस्थित हुआ था, और लाहौर दरबार में उपस्थित होने इसलिए बुलाया गया था क्योंकि अकबर मान सिंह की जो वीरता से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था, और उनका वहाँ पर लाहौर के दरबार में मान सम्मान भी काफ़ी किया गया था। और इसके बाद में अगले महीने मार्च 1594 में अकबर को बंगाल का सूबेदार बनाया गया था। अकबर नहीं है यहाँ पर, ये मिस प्रिंटिंग हो गया, अकबर नहीं है यहाँ पर, मान सिंह है। ठीक है, मान सिंह है। मान सिंह को बंगाल का सूबेदार बनाया गया था। किसे? मान सिंह को 1594 में बंगाल का सूबेदार बनाया गया था। और इस दौरान उन्होंने, मान सिंह ने कूच बिहार के शासक लक्ष्मी नारायण की उसके भाई राघव के देव के द्वारा किए गए विद्रोह में सहायता भी की थी। ये बंगाल अभियान के दौरान उसका प्रथम अभियान था कि जैसे ही बंगाल के सूबेदार बना तो उसने सबसे पहले कूच बिहार के शासक थे लक्ष्मी नारायण, उनकी मदद की थी उनके भाई राघव देव के विरुद्ध में, क्योंकि राघव देव ने विद्रोह कर दिया था। इस पर जब इन्होंने, मान सिंह ने लक्ष्मी नारायण की मदद की थी, तब लक्ष्मी नारायण उनसे प्रसन्न होकर अपनी बहन अबला देवी का विवाह मान सिंह से कर दिया था। मान सिंह का एक विवाह अक्षय देवी से हुआ था जो कि उड़ीसा के शासक रामचंद्र देव की पुत्री थी। दूसरा विवाह अबला देवी के से हुआ था, और ये अबला देवी कौन है? कूच बिहार के शासक है लक्ष्मी नारायण की पुत्री थी। ठीक है, अब एक प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण जो और बनता है वो ये है कि बंगाल की सूबेदारी के दौरान मान सिंह को अपने 3 पुत्र, जिनमें जगत सिंह भी शामिल था, वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो प्रश्न अगले एग्जाम में पूछा जा सकता है, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो या फर्स्ट ग्रेड हो, कि किस
स्थान की सूबेदारी के दौरान मान सिंह को अपने तीनों पुत्रों को गंवाना पड़ा था। तो वो थी बंगाल की सूबेदारी, और बंगाल की सूबेदारी के दौरान मान सिंह को अपने तीनों पुत्रों को गंवाना पड़ा था, और वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और बंगाल अभियान के दौरान उन्होंने सबसे पहले कहाँ पर अभियान किया था? कुछ बिहार में। ठीक है। और बंगाल अभियान के दौरान ही उनकी बेबसी और उनकी लाचार स्थिति को देखते हुए मान सिंह ने उसे 7,000 की मनसब भी प्रदान कर दी थी। अब बंगाल अभियान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अकबर ने देखा कि उनके मान सिंह के जो तीनों पुत्र हैं वो वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन वो आज भी अपने कर्तव्य को महत्व दे रहा है। तो उससे अकबर ने प्रसन्न होकर के बंगाल की सूबेदारी के दौरान उन्हें 7,000 की मनसब भी प्रदान की थी। किसे? मान सिंह को। ठीक है, आगे चलते हैं। बंगाल अभियान के दौरान ही मान सिंह ने जसोर, जो कि ढाका में है, ये ढाका पहले बंगाल अधिपत्य के नियंत्रण में था, ठीक है, कि राजा केदार को भी पराजित किया था। ये बंगाल में उसका द्वितीय अभियान है, प्रथम कुछ बिहार, दूसरा जैसोर में, जहाँ के शासक केदार को पराजित किया था। और इसी केदार से जो शीला माता की मूर्ति थी वो लेकर आए थे, और चाकसू में आकर उनकी शील की डूंगरी पर उनका मंदिर का निर्माण भी करवाया था। किसने? मान सिंह प्रथम ने। ठीक है, इस मूर्ति को चाकसू में मंदिर बनाकर स्थापित करवाया था। 1605 में जब अकबर की मृत्यु हो गई थी तो जहांगीर के समय उसे एक बार पुनः नवंबर 1605 को बंगाल का सूबेदार बनाया गया था। किसे? मान सिंह को अकबर की मृत्यु के बाद में नवंबर 1605 में बंगाल का सूबेदार पुनः बनाया गया था। इस प्रकार के प्रश्न वैसे पूछे तो नहीं जाते, परंतु मैंने अभी आपको कहा था ना कि जब हमारा दिमाग खत्म होता है तो एग्जामिनर का प्रारंभ होता है। तो हो सकता है पूछा भी जा सकता है कि, और किस प्रकार पूछा जा सकता है। अगर आसान सा बनाना है तो इस प्रकार पूछा जा सकता है कि मान सिंह को बंगाल का द्वितीय बार सूबेदार कब बनाया गया था। ठीक है, और अगर थोड़ा सा और थोड़ा कठिन बनाना है तो वो इस प्रकार बना सकते हैं, जिसमें 4-5 ऑप्शन दिए हुए हैं और जिसमें से आपको एक सत्य या असत्य को छांटना होता है। ठीक है, इसके बाद में 6 जुलाई 1614 को एलिचपुरा में मान सिंह की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 6 जुलाई 1614 में एलिचपुरा में मान सिंह की मृत्यु हो गई थी। मान सिंह अकबर के नवरत्नों में भी शामिल था। ठीक है, और इसे फर्जंद या बेटे की उपाधि भी दी गई थी अकबर के द्वारा। मान सिंह के समय मुरारी दान नामक एक कवि थे जिन्होंने मान प्रकाश लिखा था। इसके अलावा जगन्नाथ नामक एक विद्वान ने मान सिंह कीर्ति मुक्तावली की रचना की थी। तो ये इनके मान सिंह के समय साहित्यिक रचना है। इसके अलावा मान सिंह के समय जगत शिरोमणि मंदिर बना था, आमेर के महलों का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था, और जो सील की डूंगरी पर शीला माता का मंदिर भी मान सिंह के समय बना था। ठीक है, तो ये शासकों के समय साहित्यिक और कला संस्कृति के क्षेत्र में जो योगदान दिए थे वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और सेकंड ग्रेड में तो ये स्पष्ट रूप से लिखा है राजवंश और उनके सांस्कृतिक परिदृश्य। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं हम। मान सिंह के समय रानी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। जगत सिंह की, क्योंकि जगत सिंह की जो मृत्यु थी वो बंगाल अभियान के दौरान हो गई थी, तो उनकी स्मृति में कनकावती ने यहाँ पर जगत सिंह की स्मृति में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण कराया था। और इसी जगत शिरोमणि में कृष्ण जी की वही काले पत्थर की मूर्ति है जिसे मीरा पूजती थी, और इस मूर्ति को मान सिंह चित्तौड़ अभियान के दौरान वहां से लेकर के आया था। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। और आज की क्लास में हमने किस प्रकार अध्ययन किया था एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं जल्दी जल्दी। हमने सबसे पहले देखा कि इनकी उत्पत्ति किस हुई, तो कछवाए वंश है जो स्वयं को भगवान राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश से मानते हैं। इसके अलावा सूर्यमल मिश्रण ने कुरुम वंशी माना है। कछवाए प्रारंभ में चौहानों के सामंत थे
और ढूंढाड़ में जो कछवाए राजवंश थे उनकी नींव दुले राय ने रखी थी और उनकी प्रारंभिक राजधानी दौसा थी। उसके बाद में दुले राय ने जम्मू रामगढ़ को भी हासिल किया था, वहाँ की मीणाओं को पराजित करके, और जम्मू रामगढ़ को अपनी राजधानी बनाई थी। उसके बाद में 1207 में कोकिल देव आमेर का शासक बना था। उसने आमेर पर जो मीणाओं का आधिपत्य था वो समाप्त करके आमेर को अपनी राजधानी बनाया था। आमेर को अपनी राजधानी बनाने वाला कछवाया शासक कौन सा था? तो हमारा उत्तर रहेगा कोकिल देव 1207 में। बारमल जिनका शासनकाल 1547 से 1573 के मध्य है, और ये वह पहले राजपूत शासक है जिसने मुगलों के अधीनता अपने पुत्र और पौत्र सहित ग्रहण की थी, और अपनी पुत्री हरकाबाई, इतिहास में जिसे मरियम उजमानी के नाम से भी जानी जाती है, का विवाह अकबर से किया था, और इन्हीं का पुत्र था जहांगीर। ठीक है। इसके बाद में भगवान दास बने थे 1573 में। बरमल की मृत्यु के बाद में इन्होंने सरनल के युद्ध में अपनी वीरता दिखाई। इन्हें पंजाब का सूबेदार भी नियुक्त किया था, और 1585 में ही अपनी पुत्री मानबाई का विवाह जहांगीर से किया था, और जिनका पुत्र रहा था खुसरो। 1589 में लाहौर में इनकी मृत्यु हो गई थी। लाहौर में इनकी मृत्यु के बाद में मान सिंह 1589 से 1614 की तक आमेर का शासक रहा था। मान सिंह का जन्म 2 दिसंबर 1550 में हुआ था। ठीक है। और मान सिंह 16 वर्ष की आयु में ही अकबर के अधीन चले गए थे। मान सिंह का प्रथम अभियान 21 दिसंबर 1658 को रणथंभौर में था, जिसमें अकबर के साथ गया था, और उस समय रणथंभौर पर सुरजनहाड़ा जो बूंदी के शासक थे उनका अधिकार था, और बाद में उन्होंने अपनी दीनता स्वीकार कर ली थी। इसके बाद में जुलाई 1572 में गुजरात अभियान हुआ था, उसमें भी मान सिंह साथ था। इसके बाद में अकबर ने मान सिंह को डूंगरपुर के शासक आसकरण का दमन करने हेतु भी भेजा था, वहां पर भी मान सिंह ने सफलता प्राप्त की थी। इसके बाद में 1574 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के शासक दाऊद खान ने जब मुगल क्षेत्रों पर आक्रमण किया तो उसमें अकबर की गया था, और उसमें अकबर के साथ कौन सा? मान सिंह भी था। 1580 में काबुल में अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हकीम ने जब विद्रोह किया तो शाहजादा मुराद के साथ मान सिंह को भेजा गया था, और यहाँ पर भी उन्हें सफलता मिली थी। अकबर ने मान सिंह को सिंध पंजाब का सूबेदार भी नियुक्त किया था। मान सिंह ने काबुल में रहते हुए रोशनियों का विद्रोह किया था। 1586 में मान सिंह ने और टोडरमल ने मिलकर यूसुफ जाइयों का दमन किया था। 1589 में जैसे ही मान सिंह भगवंत दास की मृत्यु हुई थी, उस समय मान सिंह बिहार का सूबेदार था, और मान सिंह वापस आमेर लौटे, और आमेर में उनका राज्याभिषेक किया गया अकबर के द्वारा, और उसे फर्जंद या बेटा की उपाधि दी गई, और 5000 की मनसब भी प्रदान की गई थी। बिहार अभियान में उन्होंने सबसे पहले गिदौर के राजा पूर्णमल को पराजित किया था, और उनकी पुत्री का विवाह मान सिंह के भाई के साथ किया गया। बिहार अभियान में दूसरा जो उनका अभियान था वो अनंत चेरू के विरुद्ध था, गया में। इसके बाद में 1592 में उन्हें उड़ीसा का सूबेदार बनाया गया था, और उड़ीसा को जीतकर मुगलों के अधीन करने वाला यह प्रथम शासक बना था। और उड़ीसा का जो जगन्नाथ मंदिर था वो भी मुगलों के अधीन हो गया था, और उस समय उड़ीसा के जो तत्कालीन शासक थे रामचंद्र ने अपनी पुत्री अक्षय देवी का विवाह मान सिंह से किया था। ठीक है। उसके बाद में अकबर ने मान सिंह को लाहौर दरबार में बुलाया और उसका मान सम्मान किया गया था। 1594 में अकबर मान सिंह को बंगाल का सूबेदार भी नियुक्त किया गया था, और बंगाल की सूबेदारी के दौरान उसने सबसे पहले लक्ष्मी नारायण कुछ बिहार के शासक थे उनकी मदद की थी उनके भाई राघव देव के विरुद्ध में, और जिससे लक्ष्मी नारायण ने अपनी बहन अबला देवी का विवाह मान सिंह से कर दिया था। बंगाल की सूबेदारी के दौरान ही मान सिंह को अपने तीनों पुत्र, जिसमें जगत सिंह भी शामिल थे, वीरगति को प्राप्त हो गए थे, और उनके जो अकबर ने मान सिंह के त्याग परित्याग को भावनों को देखते हुए उसे 7000 की मनसब प्रदान की थी। कब? बंगाल अभियान के दौरान। ठीक है। बंगाल अभियान के दौरान ही उसने जसोर के ढाका केदार को पराजित किया था, और वहां से शीला माता की मूर्ति लेकर आए थे, और उन्हें चाकसू में सील डूंगरी पर प्रतिष्ठित भी करवाया था। 1605 में जब अकबर की मृत्यु हो गई तो जहांगीर ने उसे
मान सिंह को एक बार पुनः बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था नवंबर 1605 में। जुलाई 1614 को एलिचपुरा में मान सिंह की मृत्यु हो गई थी। मान सिंह अकबर के नवरत्नों में शामिल था। मान सिंह के समय मुरारीदास ने मान प्रकाश और जगन्नाथ ने मान सिंह मुक्तो कीर्ति मुक्तावली ग्रंथ की रचना की थी। इसके बाद में मान सिंह के समय रानी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण भी करवाया था और यह जगत सिंह बंगाल अभियान के दौरान वीर गति को प्राप्त हुआ था। और इस मंदिर में जो काले रंग की कृष्ण की मूर्ति है वो कहाँ से लाई गई थी, इसे मूर्ति कर लेना, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, चित्तौड़ से लाई गई थी। और ये वही मूर्ति है जिसे चित्तौड़ में मीरा बाई आराधना करती थी। ठीक है, तो ये थी दोस्तों हमारी आज की क्लास। तो कैसी लगी क्लास कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगली क्लास में हम आमेर के जो शेष बचे शासक हैं उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, और इस क्लास का जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बार इस क्लास को अवश्य देखना और इस क्लास को देखकर एक बार समझकर उसके बाद में वो PDF है उसके नोट्स कर निकलवा लेना, प्रिंट आउट है, और उनको पढ़ लेना। उसके बाद में आपको राजवंश से संबंधित कोई और किताब से कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, क्योंकि राजवंशों से संबंधित जो जितने प्रश्न हैं वो इन किताबों से ही आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।